हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिक पेनी मॉडल क्या होता है और क्रोनिक पेनी मॉडल का करने वाले हैं डेरिवेशन। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है, ये सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है भाई? क्रोनिक। ओके सर, ओके, क्रोनिक पेनी मॉडल। ओके 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 मॉडल। अच्छा, ये दोनों ठीक है। अब ये मॉडल आपसे कहता क्या है, जल्दी बताओ फास्टली, क्या कहना चाहता है आपसे ये मॉडल? ये मॉडल हमसे कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है, और ये पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, बस ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा होने वाला है। क्या बोला मैंने कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है। पहला पॉइंट, लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ लिखूंगा, यानी कि यह इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इस मॉडल के अनुसार, ओके 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 ओके, इस मॉडल के अनुसार मैंने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन्स, ओके सर, यानी कि इस मॉडल के अनुसार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न, ओके, पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है। ठीक है, पोटेंशियल में गति करता है, सोचने वाली बात है, गति करता है। बस ये हमारा मॉडल है। ठीक है, हो गया काम हमारा कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है। अच्छा, यह मॉडल वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाइड मॉडल है। ठीक है, ओके, चलो मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, यह मॉडल, ओके 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 ओके, यह मॉडल, ठीक है, वन डायमेंशनल, ध्यान देना, अरे चलो हिंदी में लिख लो, ऐसा करके लिख लो यार, वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल, यहाँ पे एस बनता, वन डायमेंशनल, ठीक है, पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाइड मॉडल है, यानी कि सरलीकृत बोलते हैं इसको, सिंप्लीफाइड मॉडल है। ओके, बोलो ओके। बस ये इसका हमारा पॉइंट हो गया, ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, ज़्यादा हमें थ्योरी ज़्यादा लिखनी नहीं है, बस काफ़ी है कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता, और यह मॉडल वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाइड मॉडल है। ठीक है, उपयोग, विशेषताएं सब बहुत हैं इसकी, पर हमें इतना लिख कर नहीं आना है। अब अच्छा, ये करता क्या? अब तुम्हें पता है कि पीरियोडिक पोटेंशियल, ये ब्लॉक ने भी बताया, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और स्पेशल कर दी कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, उस चीज़ को शो करा है इस क्रोनिक पेनी मॉडल में। समझ गए? चलिए देखते हैं बना के एक बार। ये तो तुम्हें पता ही है, इस चीज़ के बारे में तुम्हें पता ही है। अगर ये क्रोनिक पेनी मॉडल आए तो आपको ये वाला चित्र तो पक्का बना के आना है, इसको तो छोड़ना नहीं है। प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस, ओके सर, प्लस प्लस, ये वाला डायग्राम बनेगा क्योंकि डायग्राम पे नंबर मिलते हैं भाई। अगर तुमने डायग्राम हटा दिया तो नंबर काट सकता है। ठीक है, इसीलिए डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम जरूर बना कर आना, कुछ बना कर आओ या मत आओ। तो आप इस टाइप से यहाँ पर ये कर सकते हो भाई, प्लस है, यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन चलेगा और इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ये इलेक्ट्रॉन होगा हमारा वो अलग अलग पोटेंशियल का अनुभव करेगा। और मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया था कि जब ये आयन के पास होगा, जब ये इस पॉजिटिव आयन के पास होगा तो जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, और जब दो आयन के बीच में होगा तो पोटेंशियल कैसा होता है? अधिकतम होता है। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन्स द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है ना। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल समान रहता है, पहले घटेगा इस टाइप से, पहले बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर घटेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर घटेगा, सेम रहता है। जितना पोटेंशियल, जितना विभव इन दो आयनों के बीच होगा उतना विभव इन दो आयनों के बीच होगा। ठीक है,
ये पिछले लेक्चर में मैंने करवा दी। तो ये चित्र आपको बना कर आना पड़ेगा। अब एक चित्र और जो मैंने कल भी बनाया था सर था बनाया था आपने सर, बनाया था या नहीं था? अरे बनाया था, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ एक पॉजिटिव आयन, यहाँ एक पॉजिटिव आयन, यहाँ एक पॉजिटिव आयन था, यहाँ भी एक पॉजिटिव आयन था, यहाँ भी एक पॉजिटिव आयन था। चलिए मैं इसको इससे मिला दिया मैंने, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे मिलाया मैंने, फिर इसको इससे, इस टाइप से मैंने ये मिला दिए थे, है ना। तो ये V बराबर V नोट, यानी कि 2 ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी क्या है हमारा प्लस है ना। ये हमारे आयंस हो गए। और पता है कि इस पॉइंट पे भी V बराबर V नोट होगा, इस पॉइंट पे भी V बराबर V नोट होगा, इस पॉइंट पे भी V बराबर V नोट होगा हर जगह। ये फिगर भी, डायग्राम भी आपको बना के आना पड़ेगा, है ना। और ये क्या मेरे पास Vx है, ओके, और ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है, x डायरेक्शन है। एक डायग्राम हमें ये भी बना करना पड़ेगा, ओके, समझ में आया। ये डायग्राम मैंने कल बना दिया था कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पोटेंशियल यानी कि विभव, बट यहाँ पे कैसे हो गया, मैक्सिमम हो गया। किसके बीच में, 2 आयनों के बीच में, ठीक है, ओके। अच्छा एक डायग्राम और बनेगा बेटा, आप जो मेनली डायग्राम है ना वो ये वाला डायग्राम होगा जब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम इसके साथ बनाना, इसके साथ में ये दोनों डायग्राम बनेंगे, लेकिन जब मैं प्रूफ करूँगा इस चीज़ को, डेरिवेशन करूँगा मैं इस चीज़ का, अब बस इतनी थ्योरी बहुत है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख पाऊँगा मैं यार, बेवजह में थ्योरी लिख कर रहे हो। अपना मेन पॉइंट जब दे रहे हो आप, डायग्राम दे रहे हो, ये चीज़ें दे रहे हो आप, तो बस थ्योरी काफ़ी होगी इसकी, ठीक है। और चाह रहे हो तो लिख देना, मर्जी है आपकी कि यार पॉजिटिव आयन के निकट पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, और 2 पॉजिटिव आयन के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और विभव जो होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। ये लाइनें लिख दोगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है, जैसे दूध में मलाई पड़ गई हो। अच्छा डेरिवेशन में मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना, उस डायग्राम में विशेष तौर पे ध्यान देना तो मैं, ठीक है। यही डायग्राम जो है ना वो आपको नंबर दिलवाएगा। ये इसका मेन डायग्राम है, ठीक है, ओके सर। अच्छा सर मेन डायग्राम है ये, ठीक है, कुछ इस तरह का ना। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, इन्होंने ना क्रोनिक और पेनी ने, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया, बोले यार इससे आप ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं सकते, तो आप एक स्क्वायर फॉर्म में ले लो, यानी कि एक रेक्ट एंगुलर फॉर्म में ले लो, ये ऐसे कर लो आप, ये ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। अरे क्यों ना दिखाई दे रहा होगा यार, टेढ़ तो नहीं बनना है, बन तो टेढ़ रहा है यार। चलिए मैं सीधा सीधा बना के देखता हूँ फिर इसको, ये आप स्केल से बनाना, सीधा बनेगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा कमी ले लो, 3 या 4 बहुत है बस। ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सी हो गई, एक्स। ये कौन सी हो गई मेरे पास, बाई डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये भी है, आप चाह रहे हो तो एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, वी एक्स मैंने मान लिया, ओके। अब क्या है, अब इसमें 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र तो मैं ये वाला लूँगा फर्स्ट, और एक सेकंड क्षेत्र में ये वाला लूँगा। और ये जो है ना, यहाँ पे जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा, वी नोट के बराबर होगा। यहाँ भी भी बराबर वी नोट होगा, और यहाँ भी भी बराबर वी नोट होगा, जैसे कि इस केस में है, यहाँ भी भी बराबर वी नोट। सब इसी चीज़ को मैंने ऐसा बना दिया। अब ये मैंने यहाँ पे के लिए देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आयन होंगे, सब में मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव आयन होंगे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ जो है ना, यहाँ पे लूँगा 0, और यहाँ लूँगा मैं a, ठीक है। और यहाँ लूँगा मैं कितना, माइनस के b, इस साइड में 0 से इधर को माइनस के b, और 0 से इधर को प्लस के a, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने 2 क्षेत्र लिए हैं, एक फर्स्ट क्षेत्र ये वाला है, और सेकंड क्षेत्र हमारा ये वाला। तो फर्स्ट क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, और जो सेकंड क्षेत्र है वो कितना है, -b से कहाँ तक, 0 तक। इसको बोलते हैं, ये देखो कुआं दिखाई दे रहा है तुम्हें, कुआं, इसको बोलते हैं विभव कूप, यानी कि पोटेंशियल वेल। अब एक कुआं तो दिख रहा है, ऐसा पानी इकट्ठा कर दो जब डालोगे तो, लेकिन ये कुआं ना, ये बैरियर होता है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं उसको, विभव प्राचीर कहते हैं। ये उठा हुआ है, विभव प्राचीर है ये। तो ये क्या है, विभव प्राचीर, और ये क्या, विभव कूप, इंग्लिश में बोलते हैं। ये फर्स्ट क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हम फर्स्ट क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, यानी कि पोटेंशियल वेल कहते हैं। और सेकंड क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया समझ जाओगे। तो पोटेंशियल वेल कहाँ से कहाँ तक ये, पोटेंशियल वेल जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, और पोटेंशियल वेरियर कहाँ से कहाँ तक है, -b से 0 तक। समझ गए? ओके, 2 क्षेत्र हो गए हमारे। अब इन 2 क्षेत्रों से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि हमारा कोई भी पदार्थ इंसुलेटर है, मतलब कुचालक है, चालक है या अर्धचालक है। तो मतलब बैंड सिद्धांत में इस क्रोनिक पेनी मॉडल का बहुत बड़ा यूज है यार, ठीक है। पर बैंड सिद्धांत पेपर में आता तो ना है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो कर दूं मैं इसको इरेज,
ठीक है, ये भैया चित्र बनेंगे पक्का, बिना चित्र के नंबर नहीं मिलेंगे। कभी सोचोगे यार बिना डायग्राम बनाए नंबर मिल जाएंगे, कैसे न कैसे करके आपको डायग्राम बना के आने पड़ेंगे। और ये तो आपको जहाँ पता भी है कि जहाँ डायग्राम है नंबर मिलने हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। समझ में आया? फर्स्ट रीजन यानी कि फर्स्ट क्षेत्र पोटेंशियल वेल, और सेकंड क्षेत्र, जो सेकंड क्षेत्र है हमारा वो क्या है तुम्हारे पास? पोटेंशियल बैरियर। चलो अभी देखते हैं आगे। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि पोटेंशियल बैरियर, चलो मैंने इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ यार, तुम समझदार हो। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ओके सर ओके, VARRIER, पोटेंशियल बैरियर तथा पोटेंशियल वेल, तथा पोटेंशियल वेल। अब बहुत सारे हैं ना, मैंने एस लगा दिया, पोटेंशियल वेल्स, ठीक। पोटेंशियल बैरियर तथा पोटेंशियल वेल्स, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के निकट निकट होते हैं ना, को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है कुछ इस टाइप से। ज़रा थोड़ा ध्यान देना वैसे करके। तो ये मेरे पास Vx रहेगा, और ये कब जीरो होगा? तुम्हें पता है जीरो कहाँ पर है? ये जीरो कहाँ पर है? ये 0 से a तक। तो जीरो है 0 से a तक, मतलब 0 से कहाँ तक भैया? x बड़ा होगा, और इससे बड़ा होगा हमारा कौन सा? a। ठीक है, अब जो Vx होगा वो किसके बराबर है? V0 के बराबर है। वो V0 के बराबर कब है? वो V0 के बराबर कब है? -b से कहाँ तक? 0 तक। ठीक है, -b से बड़ा है x, और x से बड़ा होगा कौन सा? हमारा 0 होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। तो Vx जो है वो 0 है कब? 0 से a तक। और जो Vx है वो V0 के बराबर है कब? -b से 0 तक। -b से कहाँ तक? 0 तक। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको लिख लो आप फर्स्ट, ठीक है, रीजन, और इसको लिख लो आप सेकंड रीजन। बहुत काम आएगा ये। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है। श्रोडिंगर भैया पूरी बेसिस श्रोडिंगर से भरी हुई है, ये समझ में आया? तो जो ये तुम्हारे पास पोटेंशियल बैरियर है -b से 0 तक है, और जो पोटेंशियल वेल है वो 0 से a तक है ना। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट क्षेत्र एंड सेकंड क्षेत्र। ओके सर। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई? अब श्रोडिंगर इक्वेशन निम्न प्रकार है। ठीक है भैया, श्रोडिंगर तो आपको पता है कि, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लो, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन निम्न प्रकार है। ओके ओके, चलिए, तो आपने पता केवल वन डायरेक्शन में है, तो d² d स्क्वायर साइन अपॉन dx², क्योंकि x दिशा मैंने लिया है, अपॉन 8π² m अपोन में कितना आ जाएगा? अरे यार कितना आ जाएगा? आप बता दो सर। h² आ जाएगा, और ये आ जाएगा e- Vx। ठीक है, साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 0। ठीक है, ये क्या होगा? मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, किसके लिए? वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है मुझे? अब देखो फर्स्ट क्षेत्र के लिए लगा दो श्रोडिंगर इक्वेशन, और फिर लगा दियो सेकंड क्षेत्र के लिए, है ना। चलिए मैं लगा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट रीजन के लिए। अच्छा, Vx का मान कितना है? चेक करें एक बार। सर Vx की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 0 है। ठीक है, अच्छा Vx का मान 0 है सर, हमें तो दिखाई ना दे रहा Vx का मान 0 है। भाई देखना रहा Vx का मान कितना है? 0 है। चलिए अब क्या करूँगा फिर मैं इसमें? d² साइन, ठीक है, अपोन के dx² प्लस के 8π² m अपोन में कितना आ जाएगा? h², और ये आ जाएगा मेरे पास खाली e, चलिए e साइन आ जाएगा हमारा खाली, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, अब सेकंड के लिए लगा दो, सेकंड रीजन के लिए। ओके सर, सेकंड रीजन के लिए लगा रहा हूँ मैं। यहाँ Vx का मान किसके बराबर है भाई? V0 के बराबर है। Vx का मान किसके लिए है? V0 के बराबर है। सर अब क्या होगा? d² साइन अपॉन dx² प्लस के 8π² m अपॉन h²। अब मेरे दोस्त लिख लो e माइनस के, जहाँ पर Vx है वहाँ पर क्या क्या हो गया? V0 इंटू में क्या जाएगा मेरे पास? साइन इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास? 0। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ जाएगी? सेकंड। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ?
यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान देना, इक्वेशन सेकंड पे ध्यान देना। ओके, अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ? पक्का? सोच लो एक बार और। सर कर दो इसको इरेज, कुछ मत छोड़ो। लो सर मैंने कर दिया इसको इरेज। ओके ओके ओके, लो भैया हमने जो है इसको इरेज अब कर दिया। अब बात बनी है देखो सही करके, ठीक है, अब बात बनी है वही सही करके, ज़रा थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। ओके ओके, चलिए भाई हो गया सपा। अब इस अगर इसको मैं प्रूफ करना है ना, यानी कि पोटेंशियल किसका, क्रोनिग पेनी मॉडल को अगर हमें ड्राइव करना ठीक से, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हो ना, इसमें हमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि इस वाले भाग को, जो हमें ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो ये वाला भाग हमें दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको आप मानोगे अल्फ़ा, और जो ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको मान लोगे आप कितना, बीटा। ठीक है, सोच लो अब तुम्हारी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा स्क्वायर लेट माना, ठीक है, माना। सर क्या मानोगे? अरे मान लूँगा मैं कुछ भी, तुम टेंशन मत लो। अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ओके, 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम ई, साइन ही लेना है, ठीक है, अपोन में एच स्क्वायर, ठीक है, मान लिया ऐसी। बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ पे साइन माइनस का लेंगे हम, ठीक है, माइनस लेंगे, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ई माइनस के कितना है मेरे पास, वी नोट, मान लिया। ओके, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है सर, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करने वाला हूँ, सोचने वाली बात है सर, कुछ ना कुछ तो आप पक्का करोगे सर, इसका मान लगाओगे। आपके मन में विचार आ गया होगा सर इसका मान लगाओगे, हाँ यार इसका मान लगाऊंगा मैं, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस के, जहाँ पर ये है ना 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ लगा दो अल्फा का स्क्वायर, और इंटू में क्या जगह मेरे पास साइन, बराबर कितना जगह मेरे पास 0। समीकरण नंबर कौन सी हुई मेरे पास, 3 हो गई, ठीक है। ओके, ऐसे इसमें डी स्क्वायर साइन अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस के, ओके ओके ओके, डी एक्स स्क्वायर प्लस के, इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, प्लस की जगह मेरे, क्योंकि मेरे पास माइनस का माना है मैंने, तो माइनस के बीटा का स्क्वायर, और साइन इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0। समीकरण नंबर कौन सा है मेरे पास, 4। अब ये बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ फास्टली। मेरे ख्याल से इजी पॉइंट है, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया है भाई। यार समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 व 4 बना दी मैंने, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। एक भाग इसका फाइनल हो गया हमारा। अच्छा अब सेकंड भाग क्या करेंगे, अब वही साइन इक्वल टू ई की पावर माइनस के ई की पावर आई के एक्स इंटू म्यू के मान लेंगे, ठीक है। देखो अब देखो इन समीकरणों का हल निम्न प्रकार है, इन समीकरणों का हल निम्न प्रकार है, ठीक है, हल निम्न प्रकार है। ओके सर, ओके, इस समीकरणों का हल कितना है हमारे पास, निम्न प्रकार है। तो हल निम्न प्रकार है कैसे, तो भैया आपको बता दूं, साइन इक्वल टू ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू म्यू के, इसका नाम कितना शानदार लगता है, आयोटा है ना, साइन बराबर ई आई के एक्स इंटू म्यू के। अब पता है हमें क्या करना है, आप बताओ क्या करना है, हमें पहुंचना है डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक। यार डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक, ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक जब पहुंचोगे तो इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे, है ना। चलिए मैं करके देखता हूं एक बार। तो एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके ओके ओके, अपकलन करने पर, ठीक है भैया, कर दें फिर। ओके, तो डी साइन अपॉन डी एक्स, चलिए तो इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड का कर दो, ये ऐसे लिख लो, ई आई के एक्स इंटू डी म्यू के अपॉन में कितना आ जाएगा, डी एक्स, और फिर जब म्यू के ऐसे लिख लो, म्यू के आप ऐसे लिख लो, ठीक है, सेकंड लिख लो, फर्स्ट का कर दो, तो ये ई आई के एक्स और इंटू में कितना जाएगा हमारा, आई के आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा डेटा हमारा, इतना डेटा हमारा हो गया। अब क्या करूँगा मैं इसका, सर अब आप खुद बता दो आप क्या करोगे इस चीज़ का, हमें ना पता, आपको बता दो। अगेन करना पड़ेगा, पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। ओके सर,
पुनः x के सापेक्ष करने पर, अपकलन करने पर, अपकलन करने पर। अब क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना भाई। चलिए कर दें इसको इरेज, ठीक है सर। लो भैया, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। ओके सर, ओके। लो सर, आपने इरेज कर दिया इसको इतनी जल्दी। ये तो छोटा सा डेरिवेशन था सर, बिल्कुल। इस डेरिवेशन में तो मज़ा ही आ गया है भाई। अरे यार, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, इससे इजी डेरिवेशन कहीं नहीं। ओके यार, आप पुनः जब करोगे ना, पुनः बहुत लंबा पड़ने वाला है, या हमें इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 के साइड में लिख लो। मेरे तो खैर याद है, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रही है ना, तो 3rd और 4th क्वेश्चन साइड में लिख लो। तुम तो नोट्स बनाते रहो, चलते रहो, धोरे से लिखते रहो, ठीक है। तो इस 3rd का और इसका 3rd का और 4th का क्वेश्चन का मैं अभी यूज़ करूँगा। देखता हूँ कब तक बची रहती हैं ये। करो ज़रा इसका अगेन करो। डी स्क्वायर साइन, ठीक है सर, अपॉन के डी एक्स स्क्वायर। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, मार्कर दूसरा वाला यूज़ करता हूँ। ओके ओके, देखो तो तुम्हें पता है, ये लाइन पे ध्यान देना। ये ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट लिख लो ऐसे ही। ओके, सेकंड का कर दो, ई आई के एक्स, ठीक है। सेकंड का कर दो। देखो ये स्टेप थोड़ा हल्के चलेंगे हम यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यार यू के है, ये म्यू नहीं है, ये ध्यान देना, ये यू है, ये म्यू बन गया यहाँ पे, यू है, ये यू के अपॉन, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। अब फर्स्ट ऐसे लिख लो, मतलब सेकंड लिख लो ऐसे, डी यू के अपॉन में कितना है, डी एक्स। देखो यहाँ पे हाथ हल्का चलाना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकती है। इसका कर दो, ई आई के एक्स का तो ई का तो ई होता है, पर यहाँ मेरे पास आई के हो जाएगा, है ना, प्लस। ओके ओके, कर दिया मैंने इतना कंप्लीट, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना कहीं गलती ना हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कर दिया मैंने, सेकंड लिख लिया मैंने, फिर फर्स्ट का कर दिया, ठीक है। अब प्लस अगेन, देखो ये आई के है, इसको बाहर ले लो, ऐसी आई के को लो सर, मैंने आई के को बाहर कर लिया। अब पढ़ दो फिर से, फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो जब मैंने कराया ना, ये पूरा सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि देखो म्यू के और ई आई के, म्यू के और ई आई के का सेम ऐसे, ये सेम कर दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई आई के एक्स इंटू डी यू के अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस के म्यू के हो गया ई आई के एक्स, ई आई के एक्स, म्यू के ई आई के एक्स इंटू आई के, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, कहीं मिस्टेक हो रही है ठीक करना। ओके, हो गया इतना। अब फिर से अगेन मेरे पास आई के से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर, ओके, चलिए देखते हैं। ओके ओके ओके, तो देखो ई आई के एक्स डी स्क्वायर यू के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस के, तो ये जो मेरे पास है इसको पहले लिख लो, ई आई के को, ई आई के एक्स, फिर डी यू के अपॉन डी एक्स को बाद में लिखो, और इंटू आई के, चलो लिख लो यार, यहाँ लिख लो आई के, कोई दिक्कत ना है। प्लस के इस आई के से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यार जब मैं आई के से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास आई के ई आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स। अब देखो जब आई के गुणा करोगे आई के से, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रह जाएगा हमारा खाली यू के ई आई के एक्स, ठीक है। अब देखो ये देखो ये देख तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, आई के ई आई के, तो ये जो मेरे पास है ये दोनों ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, इनको, इन दोनों के कर देंगे हम, जोड़ देंगे, जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। आई के ई की पावर आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स, ऐसे ये वाला तुम्हारे पास दोनों जुड़ जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा देखो ई आई के एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू के अपॉन में कितना आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा, 2 आई के ई की पावर आई के एक्स डी यू के अपॉन कितना जाएगा मेरे पास, डी एक्स, और माइनस के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यू के ई की पावर आई के एक्स, ठीक है। और मेरे पास बस ये रही यार, और कितना लिखेगा, तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। हो गया था ना। बस इसको जरा ध्यान से करना, पेपर में जब करने बैठो ना, तो इस वाले स्टेप को यहाँ तक तो आप समझ जाओगे, कर भी लोगे, इजी है, लेकिन जब ये वाला स्टेप करोगे तो यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई तो फिर मिस करोगे कि यार अब कहाँ से शुरू करूँ।
चलो फिर अब क्या करोगे, अब देखो समीकरण 3 और 4 में रख दो, ठीक है। समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 से पहले फिर 4 से कर लेंगे, यानी समीकरण 3 से आराम से करो, ज़्यादा जल्दी मत करो, नहीं 10-5 मिनट और फालतू लग जाए, कुछ नहीं हो रहा। तो इसकी जगह लगा दो ये पूरी वैल्यू, लगाने पूरा मान, ठीक है। और साइन की वैल्यू भी लगेगी, साइन की वैल्यू हमारी ये वाली है, ठीक है। ओके सर, चलो मैं यहाँ से लगाता हूँ, EIKX डी स्क्वायर साइन डी स्क्वायर म्यू के, ओके, अपोन में DX स्क्वायर, फिर प्लस के लगाओ 2IK e की पावर IKX, फिर DU के अपोन में कितना जाएगा DX माइनस के K स्क्वायर म्यू के EIKX, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पूरी की पूरी लगा दी, और प्लस के अब इस साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है EIKX और U के, ठीक है, इक्वल टू 0 है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने साइन की वैल्यू भी सब लगा दिया। अब देखो सब में से यहाँ से लेके इन सब में से हमारा EIK कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तुम सोच लोगे बहुत देर से सर EIK क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं इसमें से, यानी कि EIKX जो है मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी कि ये डेटा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये कॉमन लिया इन सब में से। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बच जाएगा सर, ध्यान से देखना क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा ये मैंने कॉमन लिया है यहाँ से, तो ठीक है, अरे तो आ गया हमारा बाहर, डी स्क्वायर यू के अपॉन DX स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2IK ये बाहर आ गया, तो DU के अपॉन DX माइनस के K स्क्वायर UK, ठीक है। और भैया यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया है, तो खाली अल्फा स्क्वायर UK इक्वल टू 0 है ना। इतना डेटा हमारा रह गया, ओके ओके ओके। इन सब में से मैंने क्या कर लिया बाहर, इसको भी हटा दो, ऐसे कर दो इसको, ये आ गया हमारा, इतना आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या करना है मुझे, ये ध्यान देना है। अब क्या करना है मुझे, देखो ये वाला स्टेप मैं अलग लिख लूँगा। देखो ये जो गुणा वाला है ना, वो इधर आकर भाग में आकर ख़त्म हो जाएगा 0 की, चाहे 0 में किसी संख्या से भाग करो या गुणा करो, आना 0 ही है, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर यू के अपोन में कितना आ जाएगा DX स्क्वायर प्लस के 2IK DU के अपॉन DX। और देखो यहाँ से ना ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस के K स्क्वायर, और ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से कितना U के मैंने कॉमन ले लिया, बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बार अल्फा माइनस के होगा, एक बार अल्फा प्लस के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हुई मेरे पास, 4 के बाद इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 5, है ना। अब क्या करना है मुझे, चलो इक्वेशन नंबर 5 बना दी मैंने। अब क्या करना है मुझे, ये ध्यान देना, ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है अभी, ये इक्वेशन हमारी अभी काम में आने वाली है। इस इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना आपसे करके, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं भाई, चलो इसको तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, कर ही लिया होगा, क्योंकि अब तो ये फाइनल ही है। इसको मैं हटा दूँ फिर यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं इस चीज़ का, हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए फिर देखते हैं अभी आगे, और थोड़ा सा और रहेगा, इसको भी हटा दे रहा हूँ। चलो मैं, इसका भी कोई काम नहीं है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, क्यों बेवजह में ये परेशान कर रहा, सही है नहीं। चलिए सर, ओके। अब क्या करना है मुझे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जो मैंने समीकरण लगाई थी ना वो वाली, तो मैंने क्या बोला था कि मान लगा दो ये वाला, मान लगा दो ये वाला। चलिए मैं मान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया EIKX डी स्क्वायर यू के अपोन में DX स्क्वायर प्लस के 2IK e की पावर IKX और DU के अपॉन DX, फिर माइनस के K स्क्वायर, ठीक है, EIKX और फिर U के, ये मैंने मान लगा दिया, और प्लस माइनस के बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस के बीटा स्क्वायर, और साइन का मान लगा दो EIKX इंटू म्यू यानी कि U के इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से अगेन यहाँ से क्या करूँगा मैं, फिर से अगेन EIKX में यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो अंदर आ जाएगा डी स्क्वायर यू के
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2i के, ठीक है, डी यू के अपॉन डी एक्स माइनस के स्क्वायर यू के, फिर माइनस के बीटा का स्क्वायर ई की पावर, ये तो मैंने वहाँ ले लिया तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास यू के, ठीक है, इक्वल टू 0। ये गोला वाला काय में आ गया, भाग में आ गया, खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा मेरा डी स्क्वायर यू के अपोन में कितना बचेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2i के, यहाँ रह जाएगा डी यू के अपोन में कितना रह जाएगा डी एक्स माइनस के, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर रह जाएगा के स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, यानी कि पहले बीटा लिख लो, बीटा का स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, और फिर बाहर आ जाएगा मेरे पास कितना म्यू के इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 0। तो इस लाइन पे भी, इस इक्वेशन में भी थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये इक्वेशन भी आपके बहुत काम में आने वाली है आगे जाके। तो इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारी, ये 5 के बाद कौन सी आ गई, 6 आ गई, ठीक है, 5 के बाद इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई मेरे पास, 6 इक्वेशन हो गई है। चलिए अब इक्वेशन 5 और 6 का सामान्य हल भी होता है, बस हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है, यानी कि समीकरण 5 तथा 6 का सामान्य हल निम्नलिखित है, ठीक है, ओके सर, सामान्य हल निम्नलिखित है, ठीक है सर। कैसे हल है जल्दी बता दो। देखो तो इस वाली इक्वेशन का सामान्य हल होगा हमारा u1, ठीक है, a की पावर i अल्फा माइनस के x प्लस के b, ठीक है, e माइनस के i और अल्फा प्लस के x, ठीक है, ओके। ऐसे ही u2 इक्वल टू c e की पावर, इस वाली इक्वेशन को आ गया मैं, अल्फा बीटा प्लस के है, ठीक है, c e की पावर क्या होगा यार, बीटा माइनस के i के x प्लस के d e की पावर क्या होगा यार, बीटा माइनस का आ जाएगा ये माइनस के बीटा प्लस के i के और x, ठीक है, ये इतना डेटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन समीकरणों को आप 7 और 8 बना सकते हो, मर्जी है आपकी। चलिए 7 बना ली मैंने ये, और इसके मैंने कितनी कर लिया वाली 8 कर ली, ठीक है, समीकरण 7 और 8 बना दी मैंने, है ना। अब इसका एक हल होता है, यानी कि ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन में इसको हल करने पर हमें पता चलता है कि एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है, यानी कि बाउंड्री, यानी कि इन समीकरणों को ठीक है, इन समीकरणों को, ठीक है, बाउंड्री यानी कि सीमा परिस्थितियों में या स्थितियों में, इन समीकरणों को बाउंड्री BOUNDARY बाउंड्री कंडीशंस में हल करने पर, ठीक है, ध्यान देना, हल करने पर निम्न हल प्राप्त होता है, निम्न हल प्राप्त होता है, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करोगे तो बहुत लंबा डेरिवेशन पहुंचेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कर दे रहे हैं इसको इरेज भाई, ठीक है, ओके ओके, बस थोड़ा सा और रह गया, हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा और रह गया बस, ओके सर, ओके 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 ओके, बस थोड़ा सा और। चलिए कर दो सर, इसको भी सोल्व कर दो आप, जितना भी बचा कुछ है सब कुछ सोल्व कर दो आप, कर दें, बोलो कर दो, लो चलो हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। चलिए वो हल होता है इसका ये वाला, P साइन अल्फ़ा ए अपोन में कितना आएगा अल्फ़ा ए प्लस के कोस अल्फ़ा ए, ठीक है, बराबर कोस के ए, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये वाला ए है, ये आ गया हमारा, है ना। अब अतः मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इससे जो P की जो वैल्यू आती है ना, वो आती है m0 v0 और AB, ठीक है, अपोन में h कट स्क्वायर, ठीक है, ये आता है P बराबर m0 v0 AB अपॉन h कट स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ है, यह है यानी कि विभव की वह माप है, विभव की क्या, विभव की वह माप है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, विभव की वह माप है जिसके अनुदिश, अरे बड़ा बड़ा चल जाए हमारे पास, चल जाए ये, इससे लिखता हूँ, जिसके अनुदिश, ठीक है, जिसके अनुदिश, ओके ओके, जिसके अनुदिश, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक में, ठीक है, क्रिस्टल जालक में पॉजिटिव आयन की ओर, पॉजिटिव आयन की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, आकर्षित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं, ओके सर,
ये कुछ इस टाइप से हमारा डेटा मिल गया। तो यहाँ तक पता चला। अब केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड आ जाता है, ठीक है, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड आ जाता है। तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब दो केस देख लेते हैं, एक केस फर्स्ट एंड एक केस सेकेंड। चलिए केस फर्स्ट में देखते हैं क्या होने वाला है। सर बहुत कुछ होने वाला है केस फर्स्ट में। जब P जो है वो 0 की ओर जाएगा, ठीक है, जब P 0 की ओर जाएगा तो इसको तुम समीकरण नंबर ना 9 कर लेना, ठीक है। तो समीकरण 9 से ध्यान देना, समीकरण 9 से, ओके सर। अब समीकरण 9 आपसे क्या कहती है भैया, जब P को आपने 0 की ओर लेके गए, यानी कि P को 0 मान लिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ कोस अल्फा ए बराबर आएगा किसके, कोस के ए के बराबर आ जाएगा, है ना। कोस से कोस कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। अगर मैं अल्फा स्क्वायर करूं तो के स्क्वायर करूं। अब बता दो, मैं अल्फा स्क्वायर का मान मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर का जो मान है वो है 8 पाई स्क्वायर एम अपोन में कितना है मेरे पास, एच का स्क्वायर। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर दिखाई दे रहा है। और के का मान होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मत कर दियो क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होती है, लिखवा देखिए ध्यान से देखो। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली। ओके ओके, करते हैं इरेज उसको, ठीक है सर कर दो, मत छोड़ो, बिल्कुल इरेज कर दो एक धोरे से। अच्छा ठीक है भाई, लो कर दिया हमने, बिल्कुल इरेज कर दिया। ओके डन, ठीक है सर डन। अब क्या होगा सर, थोड़ा सा और रह गो बस। अब देखो मैं ये 8 ऐसे लिख लूँगा पूरे का पूरा, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना गया, 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर अपॉन का लैम्डा है। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ा दी ब्रोगली इक्वेशन, ए लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा की जगह, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी मैं लगाता हूँ, तो वो 4 से 8 काट दो, 2 बार गया पाई स्क्वायर, सब पाई स्क्वायर कट गया, तो ये रह गया ऊपर 2m अपॉन रह गया मेरा कितना, एच का स्क्वायर। तो अब यहाँ रह जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, कितना है, एच का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। पी स्क्वायर का पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो 2m अपॉन एच स्क्वायर ऐसे रह जाएगा देखता हुआ, पी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। अभी हमारा इसमें जो है, अभी हमारा इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक और हो रही है, देखो इक्वेशन चेक करो, यहाँ पे ना आपको कितना मिलेगा, ई मिलेगा, ई, यहाँ भी ई मिलेगा आपको, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी क्या है, ई है। इक्वेशन चेक कर लो कौन सी इक्वेशन है ये, मेरे ख्याल से थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन होगी मेरे ख्याल से ये, ठीक है। थर्ड चेक कर लो, यहाँ पे ई रह गया, चलो ई मैंने लिख दिया। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो बचा 2m ई बराबर हो गया पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये बता रही है गतिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि ये क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही है, यह इलेक्ट्रॉन में केवल गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है, ठीक है। यानी कि अतः इलेक्ट्रॉन में केवल कौन सी ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन में केवल गतिज ऊर्जा है, ठीक है। ओके सर, अतः इलेक्ट्रॉन में केवल गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसका मतलब क्या हुआ, यह चालक की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। यह चालक की प्रकृति को दर्शाता है, चालक की प्रकृति दर्शाता है, ठीक है, प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि चालक दर्शाता है ऐसे मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और चालकों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। चलिए हो गया यहाँ तक। अब केस नंबर सेकंड, केस सेकंड आ जाता है। चलिए केस सेकंड भी हम देख लेते हैं क्या होता है। क्या मतलब, जब पी को क्या करते हो आप, अनंत की ओर लेकर जाते हो, है ना। जब पी को आप अनंत की ओर लेकर जाते हो, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके कर दिया मैंने इसको इरेज, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पी को अनंत की ओर लेके जाओ। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, पी साइन अल्फा ए अपॉन के अल्फा ए प्लस के, ठीक है, कोस अल्फा ए बराबर कोस के ए, यही तो इक्वेशन है। चलिए मैं यहाँ भी जो करूँगा, क्या करूँगा, पी से भाग कर दो सब में, दोनों पक्षों में पी से भाग कर दो। चलिए पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए, तो पी से जब भाग करूँगा तो ये तो पी हट जाएगा हमारा, पर यहाँ पे जो है भाग में आ जाएगा कोस अल्फा ए, और फिर मेरे पास पी आ जाएगा, यहाँ भी कोस के अल्फा और कोस के ए अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास, पी आ जाएगा। आ गया पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी को मैं कहाँ ले गया हूँ भैया, अनंत की ओर। तब तो ये तुम देख रहे हो ना, साइन अल्फा ए की वैल्यू ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और साइन की जो वैल्यू है वो 0 किस में होती है, ए
0 होती है तुम्हारे पास साइन n पाई में, जहाँ n का मान कितना है 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं, तो साइन n पाई, अब साइन साइन क्या गया हमारा कट गया, तो अल्फा a बराबर कितना आ गया हमारा n पाई आ गया। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास n पाई अपॉन a। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो, तो अल्फा का स्क्वायर n का स्क्वायर, ठीक है, पाई का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक फास्टली स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके 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 ओके, हटाओ ज़रा इसको जल्दी फास्टली, फिर देखते हैं। अब अल्फा स्क्वायर का मान कितना है 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, बराबर में कितना है भैया एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है हमारा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और अपन में कितना है ए का स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या होगा हमारा कट जाएगा, है ना, ये भाग वाला एच स्क्वायर गुणा में, गुणा वाला काय में जाएगा भाग में, तो ए का मान निकल कर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और अपोन में कितना आ जाएगा 8ma स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जो एनर्जी की जो वैल्यू आई है इस समय एन का मान तुम्हें पता 1 2 3, इसका मतलब है ये भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, ये पता होना चाहिए ये आपको, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में ऊर्जा स्तर कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, क्योंकि एन का मान कैसा है अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि ये जो है पदार्थ हमारा कैसा होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में, इस स्थिति में या इस केस में, ठीक है, ऊर्जा स्तर भिन्न है, ऊर्जा स्तर भिन्न है, ठीक है। अतः ये क्या करता है, अतः जब ऊर्जा स्तर भिन्न है तो अतः यह है, ठीक है, किसकी ओर, इंसुलेटर, इंसुलेटर को दर्शाता है, को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो भैया पीछे इलेक्ट्रॉन केवल गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के पास केवल गतिज ऊर्जा जो ये बताता है कि पदार्थ कैसा है हमारा चालक है, और यहाँ पर एनर्जी लेवल कैसे हैं भिन्न है जो ये बताते हैं कि पदार्थ कैसा हमारा इंसुलेटर है। तो इनके बेस पर आप अर्धचालक, कुचालक और चालक की व्याख्या भी कर सकते हो। तो बैंड थ्योरी में इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।